चलिए देखिए बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उस पर बनाते हैं, एक दो और उसके बाद आज सबसे मेन टॉपिक है बेस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा, फिर उसके बाद हम लोग अपना रीजन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, लिखना इन अ हॉस्टल, सिंपल एनसीईआरटी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इन अ हॉस्टल 60% of the students read Hindi newspaper. Hindi newspaper. 40% read English newspaper. English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. ठीक है। A student selected at random. A student selected at random. Randomly एक बच्चा सेलेक्ट किया। पहले नंबर में पूछ रहा है find the probability that she read neither Hindi nor English newspaper. Neither Hindi nor English newspaper. सेकेंड नंबर में पूछ रहा है if she reads Hindi newspaper find the probability that she reads English newspaper. Next है if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. हिंदी देखो, ये क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन को समझ के फिर उसके बाद लैंग्वेज बनाना, लैंग्वेज फ्रेमिंग करते हैं। तो अभी तक टॉपिक जो पढ़ा है वो पढ़ा है दो, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, और क्या पढ़ा है इंडिपेंडेंट इवेंट। दो चीजें पढ़ी हैं। इन हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% पढ़ रहे हैं इंग्लिश और 20% बोथ। तो कितने इवेंट में इसको तोड़ा जाए? दो इवेंट। एक लेते हैं लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट इन अ हॉस्टल रीड व्हाट हिंदी न्यूज़पेपर, और यहाँ पर ये साफ साफ इसकी लैंग्वेज से पता चल रहा है ये कौन सा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। अरे समझ में आ रहा है? तो इसके बात करेंगे कि कैपिटल ए जो लिया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले ये लेते हैं लेट कैपिटल ए इवेंट दैट, बोलो क्या लिखे,
स्टूडेंट रीड कौन सा न्यूज़पेपर? चलिए जल्दी बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 60% यानी 0.6 60/100 सही जा रहा हूँ भाई? बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लगे हाथ निकाल, एग्री और नॉट, एक में से घटा देना है, अपने आप आ गया। अब बेटा ऐसी एक और इवेंट ले लो बी, इवेंट दैट स्टूडेंट रेड कौन सा? इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है? 0.2 ना 0.4, और ना पढ़े इंग्लिश न्यूज़पेपर उसकी प्रोबेबिलिटी, और दोनों पढ़े, अब ये लिख ले रहे हैं कितना दे रखा है? क्या मैंने ये बात आपको बताई है क्वेश्चन में, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, बिना कुछ कहे सुने हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे। बोलो याद है? तो बेटा अब मैं निकालने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्लीज फॉर्मूला बताइए। और अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है प्रोबेबिलिटी की या करी है, तो आपको मैंने सारे फॉर्मूले उसी में लिखवाए थे कि लैंग्वेज से मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी की। बोलो कितना होगा ये? अरे बोलो यार। अब हम आते हैं मेन चीज पे, मेन मुद्दे पे। सर पहला पार्ट मुझे निकालना क्या है? हाथ रोकेंगे सब बच्चे, ध्यान से देखो। पहला पार्ट बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। बोले क्या होगा यहाँ पे? बोलो ए डैश, वेरी गुड, इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए। बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ए यूनियन भी हम पहले निकाल के बैठे हैं, 1 माइनस 0.8 कितना हो गया? बेटा ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक जल्दी से करो, कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी सर। जल्दी करिए। जल्दी कर लिया? कहाँ निकाल सकते हो, लेकिन वो आया कहाँ से? कौन बताएगा कैसे आया? जल्दी करिए। सेकंड बेटा क्या पूछ रहा है, जल्दी बताओ। बी पार्ट, हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, पढ़ मतलब क्या निकालना है इसमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स, सॉरी इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अच्छा, तो आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए ऑलरेडी गिवन है। बोलो हाँ या ना? भाई अगर ये हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो बताइए इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बताइए, फॉर्मूला बताइए। रखो वैल्यू, गेट द आंसर। ऐसी बेटा सी पार्ट है, उसका सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर। तो देखो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन, सारी चीजें आपको पहले से पता है, उठा के रखिए और बताइए कितना आ रहा है। 0.2 अपॉन 0.6, 1/3। यहाँ पे बेटा 0.2 अपॉन 0.4, आंसर इज 1/2। आसान है क्वेश्चन।
जल्दी करो भाई, हटाने से। एक क्वेश्चन लिखो, हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंस जाए। देखिए बेटा, ये आपका 13.2 का 12th क्वेश्चन है। ये हटा दूं या अभी लिखे जा रहे उसका? 13.2 क्वेश्चन नंबर 12 NCERT। क्वेश्चन नंबर die is tossed thrice। A die is tossed thrice। A die is tossed thrice। Find the probability of getting an odd number at least once। Find the probability of getting an odd number at least once। यार प्लीज हाथ रोक लो। अब इसमें बेटा आपको पता है कि यहाँ पे सैंपल स्पेस जो बनाओगे उसमें कितने आउटकम्स आएंगे? हैं? 216 6 into 6 into 6। समझ में आ रहा? अब अगर मान लो ये कोई बात अगर हम ना पता करनी हो, सीधा प्रॉपर्टी निकालना हो, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या यूज करते हैं? कैसे कैसे सर? एक इवेंट ले लो जो निकालना है। लेट जैसे प्रॉपर्टी का उसके लिए लिख दो इवेंट, कैपिटल ए, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। किसमें? इन अ थ्रो और जो भी है टॉस ऑफ अ डाई थ्राइस। सही है? तो आप सबसे पहला काम तो ये लेट कर लीजिए कि जो हमें निकालना है उसको हम इवेंट लेट कर ले रहे हैं। लेट कैपिटल ए, बोले क्या लिखें? इवेंट an odd number at least once in a toss of a die thrice। अरे सही क्या? बाकी अगर लैंग्वेज चेंज करना है कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब बच्चों हमें ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ध्यान से सुनो, पहली बार डाई को फेंके, ऑड नंबर आया, बोलिए प्रोबेबिलिटी। अरे बोलो 3/। अरे एग्री? अच्छा ठीक है। अब दूसरी बार भी फेंके, ऑड नंबर आ गया। भाई कैसे कैसे ऑड नंबर आ सकते हैं वो भी तो देखो कि भाई ऑड नंबर हमारा एक बार भी ना, एटलीस्ट वंस बोला है तो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ठीक है? एक ऑड नंबर आना चाहिए, ऐसा हो सकता है। एक केस ये है कि भाई 2 ऑड नंबर आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। और तीसरा केस ऐसा होता है कि तीनों ही ऑड नंबर आ रहे हैं। बोलो समझ में आई बात? एटलीस्ट 1 ऑड नंबर का मतलब क्या? एक ऑड नंबर आ रहा है तो भी हमारा फुलफिल हो रहा है रिक्वायरमेंट, 2 ऑड नंबर आने हैं तब भी फुलफिल हो रहा है रिक्वायरमेंट, और 3 ऑड नंबर आने हैं तब भी फुलफिल हो रहा है रिक्वायरमेंट। बोलिए हाँ या ना। अब बताओ, एक ऑड नंबर सर पहले पे ऑड आ जाए, दूसरे तीसरे पे इवन आ जाए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे दूसरे पे ऑड आ जाए, पहले और तीसरे पे इवन आ जाए, तीसरे पे ऑड आ जाए, पहले दूसरे पे इवन आ जाए। 3 केस बन रहे हैं यहाँ पे इस केस के तरह। बोलिए समझ में आया? ऐसी तरह इसके कितने केस बनेंगे सर? पहले दूसरे पे ऑड, तीसरे पे इवन। तो पहले तीसरे पे ऑड, दूसरे पे इवन, दूसरे तीसरे पे ऑड, 3 यहाँ भी बन रहे हैं केस,
बोलो। और यहाँ पे बेटा तीनों पे ऑड, एक ही केस बनेगा, तो पहले पे भी ऑड, दूसरे पे भी ऑड, तीसरे पे भी ऑड, सही है। टोटल इतने केस बन गए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे सर इस तरीके से हम करें क्या, मतलब आप खुद सोचना इस तरीके से करें या हम आपको एक नया बेटा फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उससे करो, ठीक है। और वो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी इससे। वैसे ये सबसे सही तरीका है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन करने के लिए जो मैं बताऊंगा वो तरीका ज़्यादा बेटर है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना। एटलीस्ट वन, क्या बोला था, एटलीस्ट वन इज एन ऑड नंबर, कम से कम एक ऑड नंबर हो। इसकी प्रॉपर्टी जानते क्या होगी, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल आर नॉट ऑड। नहीं समझ में आई बात? एटलीस्ट वन इज ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 माइनस नो ऑड, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ नो ऑड। सर कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। अरे देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, और हमने कहा कि ए 1 में से सारे ऑड नंबर वाले, सारे इवन नंबर वाले घटा दो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की यानी 1 में से वो सारी प्रोबेबिलिटीज हट गई जिसमें किस पे आ रहा था, तीनों पे क्या आ रहे थे, इवन नंबर। तो अब जितने भी बचे हैं उसमें कम से कम एक ऑड नंबर दो ना, समझ में आया? यानी इसको ना करके बेटा हम लोग बेटर रहेगा ये करें, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस इन अ टॉस ऑफ अ डाई। ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आर इवन नंबर या नॉट ऑड। ये बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्लियर है? तो कह दिया एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सही है। क्या पूछा मैंने, एटलीस्ट 1 की, तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक भी ना हो, एक भी ऑड ना हो, 1 माइनस एक भी ऑड ना हो। एटलीस्ट 1 ऑड की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, 1 माइनस एक भी ऑड ना होने वाली प्रोबेबिलिटी। तो देखो वही तो किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड नंबर्स या ऑल इवन नंबर्स, बात तो एक ही है। अब बेटा यहाँ पे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताया मुझे, बोलो सही है, 3/6। अब बेटा सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, एग्री और नॉट? अगर ये सर ये आंसर आप मुझे ना जो पहला लिखा था उस तरीके से प्रूव करके दिखाएं। तो बच्चों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखना तो आपको ये है, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं समझ में आया? अरे गेटिंग ऑल द इवन नंबर, सारे इवन नंबर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो खाली पहले का होगा ना, पहला इवन नंबर, दूसरा भी इवन नंबर, तीसरा भी इवन नंबर। सो इट विल बी व्हाट 1 माइनस 1/8, आंसर इज व्हाट 7। अच्छा अब ये आया कैसे, उसको हम जरा पिछले वाले जो लिखा है फॉर्मूले उससे क्या करते हैं, चेक करते हैं। बेटा उसमें था एक इवन नंबर, ऑड नंबर पहले, एक ऑड नंबर का क्या था 1/2, बाकी दोनों इवन इवन। ऐसा कितनी बार था, बोलो 3 बार। फिर बेटा ऐसे में देखा था कि 2 इवन हो, सॉरी 2 ऑड हो 1 इवन, तो ये लो जी ऑड ऑड और ये क्या इवन। ऐसा कितनी बार था, 3 बार। अब तीनों ही ऑड हो, ऐसा कितनी बार होगा, 1 बार। चलिए बताइए, पहला वाला 3/8, दूसरा वाला 3/8, अगला वाला 1/8, ओवरऑल सेम आंसर आएगा, फिक्स्ड है, हर बार आपको सेम मिलेगा। बस आज जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है ना, इसको दिमाग में रखना है, इसको जितना यूज करोगे उतने फायदे में, ठीक है। प्लीज जरा ऐसे कर लीजिए, पहला वाला तरीका इज ऑल्सो यूजफुल बट फ्यू केसेस में, सब में नहीं। जल्दी करो, ज़्यादा भी चला गया, जल्दी करिए। एटलीस्ट वन इज ऑड नंबर, 3 कॉस्ट में एक बार आपको ऑड नंबर देना चाहिए।
ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे ओवरऑल क्या जो भी नंबर लिखते हैं सारी प्रॉपर्टी मिला के कितना आता है 1 सेंट्रल स्पेस की प्रॉपर्टी, उसमें से तीनों पे इवेंट नंबर लिखे वो प्रॉपर्टी घटा, तो बची हुई प्रॉपर्टी में जितने भी इवेंट बनेंगे जितनी प्रॉपर्टी निकालना सब में एक क्वांटिटी तो रहेगा तीनों प्राइस पे, वही है एटलीस्ट 1, ठीक है, शोज द ऑड नंबर, तो 1 माइनस ऑल शोज द इवन नंबर। समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ऐसे करेंगे, तुमने कहा ऐसे भी कर सकते हो तो कर दो, दिखाओ फिर वही बात। बोलो भाई, देखो अभी बच्चे का क्वेश्चन ये है कि भाई सर अगर हम देखें टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, टोटल कितने आउटकम्स आएंगे जल्दी बताओ, कितने 216 आउटकम्स। उन 216 आउटकम में से कितने आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें केवल इवन नंबर दिखाई देंगे आपको? ये कह रही खाली 3 ही होंगे। आप इस बात से एग्री करेंगे? बोलो हाँ ना। नहीं, 2 के साथ बोलो 2 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। अरे देखो ना, अब ऐसे में काउंट करने बैठ गया तो फिर मेरे को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। जो आप कह रहे हो दिस इज ऑल्सो कि भाई ठीक है हम सारे के सारे वो जो इवन वाले हैं सारे काउंट कर लें या सारे ऑड वाले काउंट कर दें और टोटल नंबर ऑफ 216 से डिवाइड कर दें, देन ऑल्सो विल गेट द आंसर। बट वो बिल्कुल छोटी क्लास की बात होगी और काउंटिंग में आप गलती कर दोगे, इतना 216 में कहाँ काउंट करते जाओगे? या सोचना है तो फिर सोचो। आपको एक सीधा एक डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, इसको याद रखना है दिमाग में और आगे के लिए यूज करना है, ठीक है? कि अगर मुझे एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस, देखो अगर बोला एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल पास द एग्जाम, ऐसा बोला, 2 बंदे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रही है पास होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है पास होने की, और आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल पास द एग्जाम। जानते क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल नॉट पास द एग्जाम। समझ में आया? अगर बोल रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल नॉट पास द एग्जाम, अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल पास द एग्जाम। जो भी एटलीस्ट में पूछा है 1 माइनस उसका नॉट वाला निकाल दो, काम खत्म। हर बार आपको सेम आंसर मिलेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, इसे कर लिया सबने? लिखिए अगला क्वेश्चन। भाई अब तो मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसे क्वेश्चन जो इसमें दमदार से हैं, सारे लगभग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? कर लोगे? हाँ जी, लगभग सारे ही हो गए, कोई भी नहीं बचा। हेडिंग डालिए बेटा, बेस थ्योरम, हेडिंग डालिए बेस थ्योरम। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेस थ्योरम क्या है वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, फॉर्मूला ही बोलेंगे, आइडेंटिटी तो अच्छा नहीं वर्ड है इसके लिए, फॉर्मूला है, ठीक है? जिसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो बात करते हैं पहले, ठीक है? बेटा बेस थ्योरम 2 तरीके के कह सकते हो कि टुकड़ों में टूटा है। पहला, इसमें एक वर्ड आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या आता है? मतलब बिफोर बेस थ्योरम आपको पहले टोटल प्रोबेबिलिटी समझना चाहिए, ठीक है? अगर कोई इवेंट एक से ज्यादा इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इसमें हम यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी।
इसमें हम यूज करते हैं टोटल। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो 3 कंपनियां हैं जो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, सपोज करो CFL बनाती है, ठीक है, 3 डिफरेंट कंपनीज, जैसे फिलिप्स हो गया, ऊषा का हो गया, रिकॉर्ड हो गया, हाँ ऐसे कुछ बजाज का हो गया। तो 3 कंपनीज हैं जो ये बना रही हैं। पहली कंपनी जो है उसको नाम दे देते हैं A। पहली कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें से 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलते हैं। कितने? 5%। दूसरी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें 10% जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकलते हैं। और तीसरी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें 20% प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलते हैं। ठीक है? हाँ, ये है कि जब हम कहीं से कोई बल्ब उठाएंगे तो हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता कि हम किस कंपनी वाला उठा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि पहली कंपनी का बल्ब चूज हो रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। 3 कंपनी है तो तीनों के बराबर बराबर। दूसरी कंपनी से बल्ब उठ जाए, बल्ब रखा हो ना, पूरा ढेर रखा है बल्ब का, वहां से कोई एक बल्ब उठाएंगे ऐसे। अब हमने कहा कि सर सारे बल्ब 3 कंपनी से बना के एक जगह रख दिए गए, सही है, उसमें से एक बल्ब उठाया गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव होगा? तो आप देखना, जो बल्ब हमारा है डिफेक्टिव, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, वो 3 जगहों पे डिपेंड कर रहा है। वो कंपनी ए से भी बन सकता था, वो बी से भी बन सकता था, वो सी से भी बन सकता था। अब अगर मान लो मैं मान लेता हूं कि जो कैपिटल ए है वो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से समझिए। तो अगर हमारा बल्ब, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं इसको, अगर हमारा बल्ब पहली कंपनी का है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली कंपनी का है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। और ये पहली कंपनी का है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो आप? इसमें बेटा ऐड करेंगे, अगर वो दूसरी कंपनी का बल्ब है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो तीसरी कंपनी का है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। और जो मैंने बताया वही रख रहे हैं बेटा, पहली कंपनी का बल्ब सेलेक्ट हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? ओके, पहली कंपनी, अब हमें पता है कि ये बल्ब पहली कंपनी का है, मान लेते हैं, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 5%। 0 पॉइंट, एग्री और नॉट? पक्का? अच्छा, दूसरी कंपनी का बल्ब सेलेक्ट हो जाए 0.1, 10% का, और इसका कितना बोला था? 20%। 1/3 इंटू, या जो भी आएगा ना, दिस इज योर फाइनल व्हाट आंसर फॉर व्हाट टोटल प्रॉबिलिटी, यानी डिफेक्टिव बल्ब मिलने की ये प्रोबेबिलिटी। अच्छा ठीक है सर, टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है। जब कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एक से ज्यादा इवेंट्स पे डिपेंड करता है, अगर एक पे करता है तो क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि भाई एक इवेंट पूछ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और एक पहले से दे रखा है वो करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया कुछ भी नहीं है फाइनली, टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में आपको गिवन कुछ भी नहीं है। आपको क्या कह दिया कि सर आपको तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो एक से ज्यादा इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? टोटल। क्या करते हैं? टोटल। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज बेस थ्योरम, ठीक है, इसको क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव में समझिए। अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी, वही आपको दे रखा है कि एक कंपनी बल्ब बना रही है, पहली वाली कंपनी 5% डिफेक्टिव बना रही है, दूसरी वाली कंपनी 10% बना रही है, तीसरी वाली कंपनी 15 या 20% डिफेक्टिव बल्ब बना रही है। एक बल्ब हमने लॉट में से निकाला और वो डिफेक्टिव आ चुका है, मतलब अब ये गिवन हो कि डिफेक्टिव बल्ब आ चुका है। अब वो जो डिफेक्टिव आया है, जो इवेंट गिवन है, वो गिवन इवेंट खुद 3 इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। बोलो, 4 पे भी कर सकता है, 5 पे भी कर सकता है, 1 से ज्यादा पे करना चाहिए। कुल मिला के कितने से ज्यादा पे करना चाहिए? 1 से ज्यादा। तो जो गिवन इवेंट है वो अगर 1 से ज्यादा इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है और आपसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहली कंपनी से बना हो, इसको हम निकालते हैं बेस थ्योरम से। अब बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मेन डिफरेंस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आपको एक इवेंट गिवन होता था और एक इवेंट निकालना होता था, सही है ना? एक इवेंट गिवन है और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा है। लेकिन बेस थ्योरम में एक इवेंट गिवन है, वो इवेंट खुद 2-3 इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और उन 2-3 में से एक की प्रोबेबिलिटी निकालना, इसको कहते हैं बेस थ्योरम।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट गिवन है और वो एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। बेस थ्योरम में भी एक इवेंट गिवन है, पूछ वो एक ही की रहा है, लेकिन जो इवेंट गिवन है वो खुद एक से ज्यादा इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? अगर कोई पूछे इसी क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब या CFL मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फर्स्ट, तो फर्स्ट कंपनी से बनने की क्या प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम बेटा यही है। फर्स्ट कंपनी से बनने की प्रोबेबिलिटी अगर वो डिफेक्टिव आ चुका है तो फॉर्मूला देखिए सब बच्चे, और इसे ही याद रखना है, ठीक है। ये आता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A सीरीज, मतलब पहली कंपनी सेलेक्ट हो उसमें डिफेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय TA टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो हम लोग कभी PA नहीं लिखते, हम हमेशा क्या करते हैं पूरा पूरा लिखते हैं, मतलब जो पूछा वो ऊपर आ गया और बाकी सारे नीचे। यानी बेटा नीचे क्या आएगा फ्लो बताइए, PE1 बोलो कितना, PA/E1, अगला क्या आएगा PE2 PA/E2 प्लस PE3। अरे भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम, ठीक है। अब मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी पता है कि नहीं पता है बच्चों, जल्दी बताओ, और इनको रीड करने आना चाहिए। पहली कंपनी सेलेक्ट हो चुकी है, उसमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, पहली कंपनी सेलेक्ट हो गई उसमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, दूसरी कंपनी सेलेक्ट हो गई उसमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, तीसरी कंपनी ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। यानी आपको क्वेश्चंस को रीड करने प्रॉपर्ली अगर आ गया तो बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ फिर से दोबारा समझने की कोशिश करना। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़े, टोटल 4 हो गए, सॉरी कौन कौन से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सिस्टम, एक उसी में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी सीखा, इसके बाद हमने सीखा टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद सीखा बेस थ्योरम। किसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में बेसिक डिफरेंस, एक इवेंट गिवन है, एक की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी पूछता है, एक इवेंट गिवन है, एक की प्रोबेबिलिटी आपको बेस थ्योरम में भी पूछता है। लेकिन बेस थ्योरम में जो इवेंट गिवन होता है वो पहले से ही एक से ज्यादा इवेंट्स पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड, और उन्हीं में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो आपको गिवन है वो किसी पे डिपेंड करे, उस पर डिपेंड करने वाले क्या नाम है इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, अब मैं सीधा बेस थ्योरम में बेटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 2 बातें आप लिख लो, तो आपको एक एग्जांपल जो दिया वो याद रहेगा, रिकॉल रहेगा, तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे इसमें, ठीक है, जल्दी करिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग फर्स्ट कंटेन्स three red and 4 black balls, while another bag second contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from the bag. बेटा ये बात याद रखना, कितनी बॉल निकाल रहे हैं, एक से ज्यादा निकालते ही, सुन लो इधर पूरी बात सुनो, एक से ज्यादा बॉल कहीं से निकालते ही या एक से ज्यादा कार्ड्स कहीं से निकालते ही बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये सर विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, जैसे एक कार्ड निकाला उसको रख दिया फिर दोबारा एक निकाला, तो इसको बोलते हैं 2 कार्ड निकालना विद रिप्लेसमेंट। अगर आपने 2 कार्ड इकट्ठा निकाल लिया वो, या एक कार्ड निकाला उसको रखा नहीं है ना, फिर एक और निकाला, ये दोनों इवेंट सेम होते हैं। कौन कौन से, 2 एक साथ निकाल लेना या एक एक करके 2 निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दोनों इवेंट सेम होते हैं। तो बेटा जब आप एक साथ 2, 3 या 4 निकालते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करना है कॉम्बिनेशन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इफ यू आर पिकिंग मोर देन 1 आइटम, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, then we always use combination for the probability। अरे समझ में आ रहा है?
और अगर आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, एक से ज्यादा आइटम निकाल रहे हो और विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। वहां पर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चाहे बात अभी बाद में मैं लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है, एज अ नोट, कि अगर आप एक से ज्यादा चीजें कहीं से ड्रॉ कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना है, बोलो, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। और एक से ज्यादा चीजें निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट अगर, तो हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम दो चीजें निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन थोड़ा आसान होगा इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। एक में हम जैसे करते थे पहले वैसे ही करेंगे, टेंशन नहीं लो। तो क्वेश्चन अभी तक था, बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while another bag second contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random. एक बॉल हमने यहाँ से randomly निकाला, ठीक है, and from one of the bag, मतलब किसी एक बैग से, ठीक है, one ball is drawn at random from one of the bags, लिखो, and it is found to be red, मतलब ये पता चल गया कि वो रेड कलर का है। आपसे पूछ रहा है find the probability that it was drawn from bag second. Find the probability that it was drawn from the bag second. बेटा ये probability बताइए कि बैग सेकंड से निकला। हाथ रोक लेंगे सब बच्चे। बेटा बेस थ्योरम यूज होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि जो चीज गिवन है रेड बॉल आना वो दो जगह से आ सकती थी, फर्स्ट बैग से या फिर सेकंड बैग से। समझ में आ रहा है? तो अब आपसे जो पूछा है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे बेस थ्योरम कंफर्म हो जाए ना, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा जहां से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, तो बोला ना, क्या बोला जरा देखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। तो हम ऐसे लेंगे था, लेट इवन दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम कहां से, बैग फर्स्ट, और ऐसे बेटा E2 ले लीजिए, इवन दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, सही है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताइए, मतलब बैग फर्स्ट चूज होगा तभी तो वहां से निकालोगे, कितनी प्रोबेबिलिटी, अरे समझ में आया? याद रखना E1 और E2 की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो हमेशा कितना आएगा, ये आएगा, सही है। नाउ लेट, अब बेटा हमें कैपिटल ए वो इवेंट लेना होता है हर बार जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। तो बोलो क्या गिवन है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग समझ में आ रहा है? एक रेड बॉल मिले, इसकी क्या प्रॉब्लम। अब बच्चों जो बेस, इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ठीक है, और बेस थ्योरम से हमें निकालना क्या है, ये कोई बता सकता है कि सर ये पता चल चुका है कि रेड बॉल आया है, बताओ कि दूसरे बैग से आया, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्लीज फॉर्मूला बताइए इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब आप ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक बार देख लो आ रहा नहीं आ रहा पूरा, ये बेटा कितना लिखा है, इनकी वैल्यूज यहाँ निकालनी होती है, ठीक है। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, सॉरी E1, हाँ जी, पढ़ो जरा इसको प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ो। फर्स्ट बैग सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड, पहला बैग सेलेक्ट हो गया, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सेकेंड बैग सेलेक्ट हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे, बोलिए कितना, 1/2 इंटू 3/7, 1/2 इंटू, सॉरी 3/7 था ये, 5/11, यहाँ पे 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। चलिए अब सबसे पहले 1/2 खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा, अच्छा यहाँ पे आया 3/11 प्लस 5/11, तो ऊपर तो आ गया 5/11 एज इट इज, नीचे का एलसीएम कितना आ रहा है 77, यहाँ पे क्या है 33, 11,
7 बचे 35 अपॉन 35 और 35 कितना हो गया 35 70 दो घटा दो एंड दिस इज योर आंसर। अरे समझ में आ रहा 35/68 समझ में आया कि नहीं? बेस थ्योरम बेटा इतना ही आसान है जितना आसान आपको फिलहाल अभी लग रहा है, इससे हार्ड कुछ भी नहीं है सर। कल क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बेस थ्योरम खत्म, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केवल मुझे बताना है कि ये होता है, हमारा टॉपिक खत्म। फिर उसके बाद बेटा आप देख लो मेरा क्या प्लान है। प्लानिंग देखिए क्या है, प्लानिंग ये है कि अब आपकी जो क्लासेस कर रहे हैं वो कंटिन्यूस क्लासेस होंगी, लाइक मतलब क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे अब रिवीजन में, तो इंटीग्रेशन में आप इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते कि आपने आज पढ़ाया फिर कल ब्रेक करके फिर पढ़ाया, तो वो इंटीग्रेशन में नहीं चलता। तो कंटिन्यूस क्लासेस होंगी, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो वहाँ वाले बच्चे हैं, ठीक है, कि खाली इंटीग्रेशन तक केवल मतलब 7 दिन पढ़ाऊँगा। 7 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 दिन ही चलेगा ये, केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। 5 दिन में इंटीग्रेशन आपका खत्म करूँगा। आप लोग रेगुलर 5 to 6 करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन है, फिर ऑनलाइन आप जुड़िएगा रात को 9 बजे। ऑनलाइन में इशू क्या है, देखो मैं घर पे लेता हूँ, वहाँ पर इशू ये है कि अगर मेरे घर में माहौल ठीक रहा, मतलब बच्चा मेरा ठीक ठाक है, तो फिर तो मैं क्लास ले पाऊँगा। और वो बिखरा पड़ा है, रो रहा है, तो फिर तो आप क्लास नहीं ले सकते, उसको मोबाइल का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अगर कुछ कर रहे हो मोबाइल को तो छीन लेगा, ठीक है। इसलिए तो कुल मिला के अब आप लोगों को रेगुलर आना है 5 to 6। 2 से 3 का बैच मैं रख सकता हूँ, लेकिन हमारा स्कूल सेटल नहीं होकर दे रहा भाई, नहीं तो मैं रख लेता हूँ।